तो भाई ये दूसरा वीडियो है, ये यूपीजीके का। तो पहले वीडियो हो चुका है, एक तो यूट्यूब में पड़ा है, तो उसे देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है, उसमें हमने काफ़ी सारा कुछ पढ़ा दिया था, जैसे अभ्यारण पढ़ा चुके थे उसमें, और उसका विस्तार यूपी विस्तार बता चुके थे। और उसका वो राजनीतिक जो ब्यौरा है, उसका राजनीतिक ब्यौरा पूरा बता चुके थे। तो अधिकतर चीज़ें उसमें हो चुकी हैं। अब ये दूसरा वीडियो है, इसमें जो पढ़ा रहे हैं ये भी ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। तो ऐसे ऐसे एक वीडियो आता रहेगा, तो आप सब ये वीडियो देख लीजिएगा। यूपीजी की आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। हो सकता है कि इससे बाहर ना आए कुछ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हम पढ़ाने वाले हैं बाघ अभ्यारण्य। कितने क्या पढ़ाने वाले हैं? बाघ अभ्यारण्य पढ़ाने वाले हैं। तो कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है कुल अभ्यारण्य। बाघ को अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? बाघ अभ्यारण्यों की संख्या हमारी 4 है। पहला बाघ अभ्यारण्य क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये तो पता ही कहाँ है, लखीमपुर खीरी में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा क्या है हमारा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। पीलीभीत ये कहाँ पे है? पीलीभीत में ही होगा। कहाँ पे होगा? पीलीभीत में हो गया। ये तीसरा क्या है? ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? बिजनौर में है। कहाँ पे? बिजनौर में है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। एक रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये तो पता ही है, पिछली बार बता चुके हैं, ये चित्रकूट और बांदा में है। ये 2022 में इसकी मान्यता दी गई थी टाइगर रिजर्व की। तो हमारे कितने हो गए? ये 4 हो गए हमारे। 4 क्या हो? बाघ अभ्यारण्य हो गए। आगे देखते हैं। ये पक्षी अभ्यारण्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है अब? पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं हमारे? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। तो इसका मतलब पक्षी अभ्यारण्य हो गया, बाघ अभ्यारण्य हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी रहेंगे और बाघ अभ्यारण्य में बाघ या चीता रहेंगे। तो आगे देखते हैं कुल संख्या कितनी है। ये 13 है। जिस नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ये उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। इनका अन्य नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है इसका नाम? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। ये ऐसी मान्यता दी गई थी 1984 को। ये यूपी का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली में है। ये मान्यता कब दी गई थी पक्षी अभ्यारण्य की? 1987 को दी गई थी। कब दी गई थी? 1987 को दी गई थी। ये कहाँ है? रायबरेली में है। लांग बहुसी पक्षी अभ्यारण्य, ये स्थान कितने इसका है? ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना नहीं, ये मान्यता दी गई थी, स्थापना बोल देते हैं हम। विशेष यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य क्या है? लांग बहुसी पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? लांग बहुसी पक्षी अभ्यारण्य, ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। ये कहाँ है? ये कन्नौज में है। कहाँ पे? कन्नौज में है। आगे देखते हैं एटा पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ? एटा में है। इसके इसे मान्यता कब दी गई थी? 1991 में दी गई थी। कब दी गई थी? 91 में दी गई थी। आगे देखते हैं। आगे क्या है? यूपी का सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पूछ ले तो लांग बहुसी बताना है, सबसे छोटा पटना पक्षी अभ्यारण्य। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई 1990 में इसी मान्यता दी गई थी। सांडी पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले तो कहाँ बताना है हमको बताना है हरदोई में। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर, कहाँ पे? संत कबीर नगर बताना है हमको। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, यह मान्यता दी गई थी। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी 1990। और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है 1990। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य ये महोबा में है, हमीरपुर महोबा में है 1990। और विजय सागर महोबा हमीरपुर, ये कहाँ है? ये 10वें नंबर का है, यहाँ लिख दिया गया है गलती से, तो ये हटा दे रहे हैं हम। 11 नंबर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्या होगा? सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य बलिया में है। कहाँ पे है? बलिया में है। 1991 में से मान्यता दी गई थी पक्षी अभ्यारण्य की। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में है। कहाँ पे है? सुर सरोवर आगरा में है। इसकी स्थापना इसे मान्यता कब दी गई थी? 1991 में दी गई थी। बेतीताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़। बेतीताल पक्षी अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। कब? 2003 में। तो हमारे 13 के 13 पक्षी अभ्यारण्य हो गए
तो अच्छे से ध्यान से देखा होगा। और एक बार दोबारा पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिएगा तो सभी पक्षी अभयारण्य याद हो जाएंगे। पार्वती अगरा जैसे गोंडा में है, विजय सागर महोबा में है, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है, ओखला गौतम बुद्ध नगर में, और सुरह ताल कहाँ है, बलिया में, सुर सरोवर आगरा में, बेती ताल कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, बखीरा कहाँ है, संत कबीर नगर, सांडी हरदोई पटना एटा में है, लांग बहोसी कन्नौज में है, समसपुर रायबरेली में। तो ऐसे सब याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट देखना है। क्या देखना है? उत्तर प्रदेश में रामसर साइट स्थल क्या देखना है? उत्तर प्रदेश में रामसर साइट स्थल उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 10 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? ये है तमिलनाडु में रामसर साइट स्थल। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट स्थल हैं। ये स्थल प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर में है। यह ब्रज घाट के नरौरा तक फैला हुआ है। ब्रज घाट के नरौरा तक फैला है और इसे 2005 में राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था इसे? 2005 में ऊपरी गंगा नदी को शामिल किया गया था रामसर साइट स्थल में। तो रामसर साइट स्थल में कब शामिल किया गया था? 2005 में। अब नवाबगंज कहाँ है? ये तो पता ही है सबको। कहाँ है? उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। इसे कब शामिल किया गया था? ये एक पक्षी विहार है। ये 2019 में से शामिल किया गया था। पार्वती अगरा कहाँ है? ये पिछली बता चुके हैं। ये 2019 में शामिल किया गया था। कब? ये गोंडा में है। कहाँ है? गोंडा में है। समर पक्षी अभयारण्य मैनपुरी कहाँ पे है? मैनपुरी। इसे कब शामिल किया गया था हमें? ये 2019 में शामिल किया गया था। कब? 2019 में। और समासपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? रायबरेली। 2019 में से शामिल किया गया था रामसर साइट में। सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई में है। इसे भी 2019 में शामिल किया गया था। हरदोई सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। आगे देखते हैं, सरसई नवाब झील इटावा में है। कहाँ है? इटावा में सरसई। 2019 में शामिल किया गया था। सुर सरोवर जिसे कीठम झील कहते हैं ये आगरा में है। 2019 में से भी शामिल किया गया था। बखीरा वन जीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। इसे भी 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। हैदरपुर वेंटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। ये 10वां रामसर स्थल है जिसे 2021 में मान्यता दी गई थी। तो हमारे ये सब रामसर साइट स्थल हो गए यूपी के, जो 10 तो हैं बता दिया है अच्छे से। बढ़िया अच्छे से वीडियो देखिएगा तो याद रहेगा। आगे देखते हैं, यूपी के लोक नृत्य क्या है? यूपी के लोक नृत्य हैं। इसका आयोजन विभिन्न अवसरों पर होता है। क्या होता है? इसका आयोजन विभिन्न अवसरों पर होता है। जैसे नौटंकी हो गया। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक कथा प्रदर्शन हाथ रस के से उत्पन्न होती है। प्रेम कहानियाँ ऐतिहासिक घटनाएं सामाजिक संदेह पर आधारित है। ढोलक और हारमोनिया के साथ प्रस्तुति की जाती है इसका। ब्रज क्षेत्र लोक नृत्य चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। तो याद में अच्छे से रखना है। चरकुला कहाँ का है? आ जाता है पेपर में। चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है तो हमें बताना पड़ेगा कहाँ का है। ब्रज क्षेत्र में। इसमें क्या होता है ये भी हमें देखना है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर क्या रखती हैं? एक भारी बहुस्थलीय लकड़ी के ढांचे को ये संतुलित करती हैं। लकड़ी के ढांचा रखती हैं, उसे संतुलित करती हैं, जिस पर 108 जलते हुए दीपक जले होते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो ये देखो बना है, ये एक लकड़ी का है। इसमें 108 दिए रखे हैं, ये सिर पे रखे हैं और इसे बैलेंस करके नृत्य किया जाता है। ये होली के तीसरे दिन होता है। तो आगे देखते हैं, रास नृत्य। रास नृत्य का मतलब रासलीला। भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच दिव्य प्रेम और नृत्य का
प्रतीक है। किसका प्रतीक है? द्रव्य प्रेम और नृत्य का प्रतीक है। कृष्ण जी के मध्य में बांसुरी बजाते हुए गोपियों एक घेरे में नृत्य करती हैं। किसमें? ऐसे घेरा बना लेती हैं जैसे ये बना है घेरा, अब बीच में कृष्ण भगवान नृत्य करती हैं। अगल बगल ये जो महिलाएं हैं ये भी, ये इसे क्या बोलते हैं? गोपियां हैं, ये भी नृत्य करती हैं। इसे रासलीला नृत्य कहते हैं। मयूर नृत्य, मयूर नृत्य में मयूर होते हैं। यह नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग में प्रेरित हैं। इसमें नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष परिधान पहनकर, ये जो पहने हैं तो ये परिधान हो गया पहनकर, ऐसा माना जाता है कि जैसे कृष्ण राधा को प्रसन्न करने के लिए मोर का रूप धारण करके नाचते हों। तो ये मयूर नृत्य हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मयूर नृत्य हो जाएगा। ये सब कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। ब्रज क्षेत्र का नृत्य चरकुदा हो गया, रासलीला हो गया, मयूर हो गया। अब आगे देखते हैं झूला नृत्य। ये सावन के महीने में मनाया जाता है। जब सावन आता है ना, सावन के महीने के में किसी ये किया जाता है, मंदिरों में झूले डाले जाते हैं। कहाँ पे? मंदिरों में झूले डाले जाते हैं और महिलाओं और पुरुष पारंपरिक गीतों पर झूलते हुए नृत्य करते हैं। जैसे ये हो गए पारंपरिक नृत्य करते हैं, ये भी झूला नृत्य हो गया। घड़ा नृत्य, इसमें महिलाएं सिर पे क्या रखती हैं? घड़ा रखती हैं और उसे संतुलित बनाकर, यह ब्रज क्षेत्र का एक और लोकप्रिय नृत्य है। ये देखो महिलाएं ऊपर रखे हैं, घड़ा नृत्य कहते हैं। ये सब कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। कीर्तन देखो, कीर्तन हो गया, कीर्तन हो गई। कीर्तन ईश्वर या देवताओं की स्तुति में उनके नामों गुणों लीलाओं का संगीत है गुणगान करते हैं। किसका? नाम और उनके गुणों के गीतों का क्या करते हैं? ये सुनाते हैं, संगीत करते हैं, गुणगान करते हैं, जिसका मन उनका प्रसन्न होता है और भगवान को भी प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र नृत्य हो गए। अब देखते हैं बुंदेलखंड नृत्य। जो ख्याल होते हैं, ख्याल गाए जाते हैं। ये ख्याल, ये कहाँ का? बुंदेलखंड का नृत्य है। यह नृत्य पुरुष के जन्म जैसे सुखी के अवसरों पर किया जाता है। इसमें कलाकार अपने सिर पर रंगीन कागजों और बांस से बना एक मंदिर नुमा ढांचा रखकर संतुलित बनाते हुए नृत्य करते हैं। जैसे मंदिर पूरा रखे हैं और ये नृत्य करता है। ये कौन सा नृत्य? ख्याल नृत्य हो गया। कौन सा नृत्य हो जाएगा? ख्याल नृत्य हो जाएगा तुम्हारा। राई नृत्य, राई में यह बुंदेलखंड का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, आकर्षक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका नाम राई है। मतलब सरसों का दाना शब्द से लिया गया है, क्योंकि इसमें क्या है? नर्तिका थाली में रखे राई के दानों की तरह तेजी से घूमती हैं। क्या है? तेज से गिर घूमती हैं, ये जैसे घूम रही हैं तेजी से। यह नृत्य विवाह, अच्छी फसल और राजाओं की युद्ध से में जीत जैसे जश्न के मौके पर मनाया जाता था। राई नृत्य, राजा जीत के आता था, बढ़िया मस्त बैठता था, उनके यहाँ में ये महिलाएं जो आती थीं राई करती थीं और अच्छी फसल हो जाती थी, तब नृत्य किया जाता था। ये बुंदेलखंड का नृत्य है। आगे देखते हैं पाई डंडा, ये दीवारी नृत्य, ये बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य है। क्या है? ये डांडिया नृत्य है। ये दीपावली के अवसरों पर बजाया जाता है। अहिर यादव खेलते हैं इसे। इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण के जीवन से मानी जाती है, जब वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ लाठियों से छद्र युद्ध करते थे। क्या करते? छद्र युद्ध करते थे। ये है हमारा ये दीवारी, ये डंडा पाई डंडा। आगे देखते हैं धुरिया नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड की प्रजाति कुम्हार समूह द्वारा किया जाता था। इसमें महिला पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। कनारा रहती है। धोबी समूह द्वारा पारंपरिक जातिगत नृत्य है, जो विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। किस अवसरों पर किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या? बधाई नृत्य। जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, नृत्य सुखी के अवसरों पर जैसे जन्म विवाह बधाई देने के लिए किया जाता है। यह शीतल देवी को धन्यवाद दिया जाता है। किसे दिया जाता है? शीतल देवी को धन्यवाद दिया जाता है।
घोड़ा नृत्य। इस नृत्य में नर्तक लकड़ी के बने घोड़े के ढांचे को अपने चारों ओर बांधकर नृत्य करते हैं। घोड़े को ढांचे को ऐसे ये जैसे घोड़ा नृत्य, बधाई नृत्य, कांगड़ा नृत्य, ये हमारे सब कौन से हैं? बुंदेली नृत्य हैं। अवध नृत्य पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? अवध नृत्य पढ़ेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये अवध के नृत्य हो गए। कहाँ के? अवध क्षेत्र नृत्य हो गए। देखो ढेडिया, ढेडिया नृत्य कहाँ का है? अवध का। इसमें क्या किया जाता है? ये अवध क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखा नृत्य है। ऐसी मानता है कि जब ये भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में यह नृत्य किया गया था। यह नृत्य अक्सर दशहरे और दीपावली पर किया जाता है। ये है, ये क्या है? हमारा ढोडिया नृत्य है। जोगनी नृत्य, जोगनी नृत्य कहाँ का है? अवध क्षेत्र का है। यह नृत्य विशेष रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। महिला पुरुष रूप धारण करके उसके साधुओं के साथ वेश में नृत्य करती हैं। ये है, ये जोगनी नृत्य है। अब देखते हैं आगे। कलाबाजी नृत्य, ये नृत्य इसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्तक बांस और रंगीन कागजों से बनी एक नकली घोड़ी को अपनी कमर पर बांधकर नृत्य करता है। अपनी ये है जैसे ये एक नकली घोड़ी कमर बांध कर नृत्य करता है। ये कलाबाजी नृत्य है। कौन सा है? कलाबाजी नृत्य है। पूर्वांचल के नृत्य, पूर्वांचल नृत्य है। और देखो छोलिया नृत्य, ये पूर्वांचल का नृत्य है। इसमें ये छोलिया नृत्य है, एक व्यक्ति तलवार लेकर, और ये जो है इसमें छत्तीस वाला नृत्य कहते हैं छोलिया नृत्य। कुमायूं क्षेत्र का नृत्य है, लेकिन पूर्वांचल राजपूत समुदाय में विवाह के अवसरों पर इसका प्रचलन है। यह एक तलवार नृत्य है जिसे नृत्यकर पारंपरिक वेशभूषा में हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ये छोलिया नृत्य है। ये राजपूत करते हैं छोलिया नृत्य को। छोलिया नृत्य कौन करता है? राजपूत करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। आ जाता है छोलिया नृत्य कौन करते हैं? राजपूत। ऐसे आ जाएगा, पूछ लेगा, बताना पड़ेगा। विदेशी नृत्य, विदेशी नृत्य होता है ये एक नृत्य विरह की भावना पर आधारित है। इसे उन पत्नियों द्वारा किया जाता है जिसके पति काम के लिए परदेश चले गए। इस नृत्य के माध्यम से वे अपने अकेलेपन और प्रियतम की याद की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये विदेशी नृत्य हो गया, क्योंकि विदेशी नृत्य हो गई। आगे देखते हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य। पूर्वांचल के धोबिया हो गया, कहरुआ नृत्य हो गया, खटघोड़वा नृत्य हो गया, सब नृत्य हो गए।